हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं गेट एकेडमी के इस इंजीनियरिंग के पाठशाला चैनल पे। तो आई होप आप सभी की कॉलेज लाइफ सही तरीके से चल रही होगी और आप सही तरीके से चीज़ों को समझ रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, और जो भी आपकी प्रॉपर स्ट्रेटजी है, जो आपका फ्यूचर प्लान है, उसके हिसाब से आप मेहनत कर रहे होंगे। तो उसी सीरीज में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप गेट के लिए सोच रहे हैं कि आफ्टर योर इंजीनियरिंग अगर आप गेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, गेट की तरफ अपना रुख मोड़ना चाहते हैं, तो जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि गेट के थ्रू आपको क्या क्या मिलने वाला है। लाइक आप एमटेक करने जा सकते हैं इन दी आईआईटीज, एनआईटीज, आईआईएससी बैंगलोर, एंड उसके अलावा जो भी सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूट्स हैं उन पे भी आप जा सकते हैं। और हमने डिस्कस किया था कि उसमें आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं कि अपने को स्टाइपेंड मिलता है 12,400 का, जिसके कि बढ़ने के चांसेस भी हैं। जो भी डिस्कशन चल रहा है, तो अभी पीएचडी का इंक्रीज हुआ है, तो हो सकता है कि एमटेक का भी हो। उसके अलावा हम बात करते हैं कि आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप सिविल इंजीनियरिंग में हैं, आप सेकेंड ईयर में हैं, आप फर्स्ट ईयर में हैं, आप थर्ड ईयर में हैं, या आप फोर्थ ईयर में हैं, तो आपको अभी से अपने कॉलेज के साथ साथ ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो आपको अभी से ध्यान देने चाहिए, जिसमें कि आप प्रॉपर तरीके से ध्यान देके प्रॉपर तरीके से अपना जो भी कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर करके सही से आप गेट की प्रिपरेशन की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जनरली हम क्या करते हैं कि हमने अपनी 4 साल की इंजीनियरिंग पूरी कर ली, उसके बाद हम सोचते हैं कि हमें अब गेट की प्रिपरेशन करना है। उसके बाद फिर हम चीज़ों को नए तरीके से नए सिरे से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि कॉलेज में हमने क्या किया, कॉलेज में हमने वन नाइट वाला काम किया कि पहले एक रात पहले हमने पढ़ लिया पूरा जो भी अपना सिलेबस सब्जेक्ट है, और उसके थ्रू जाके हमने पेपर दे दिया। बट दिस इज नॉट दैट टाइप ऑफ एग्जाम। गेट ऐसा एग्जाम नहीं है कि आप एक बार में पढ़ के चीज़ों को क्लियर कर लें। तो इससे क्या होता है कि जैसे आपने कॉलेज के टाइम पे अपनी प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं बनाई, और कॉलेज के टाइम पे आप वन नाइट वाला की मतलब आपने एक दिन पहले पढ़ा सिलेबस को, जो भी आपका था 5 यूनिट्स जो भी आती हैं आपकी, उनको आपने पढ़ा और एग्जाम दे दिया, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है कि जब आप उस फेज से निकल के आएंगे, तो आपको यहाँ पे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और ये कह सकते हैं कि आपको नए तरीके से पढ़ाई स्टार्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। जिससे कि क्या होगा कि आपको ये लगेगा कि आप नई नई चीज़ें पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर वहीं पे हम बात करते हैं कि आप अपने कॉलेज टाइम से ही, ड्यूरिंग कॉलेज क्लासेस से ही आप छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाते हैं, तो उससे आपको बेहतर मदद मिलती है आगे की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में, ठीक है। लाइक कि अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करूं, तो फर्स्ट ईयर में जनरली आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स या फिर बेसिक सिविल इंजीनियरिंग, ये आपको सब्जेक्ट मिलता है। तो आप वहीं से आप प्रॉपर तरीके से स्ट्रेटजी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि गेट में अपना इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी है। अगर हम बात करते हैं बेसिक सिविल की, तो जो बेसिक डिफिनीशंस हैं किसकी, सिविल इंजीनियरिंग की, लाइक बेसिक सर्वेइंग की बात कर लो, वहाँ पे आप देखते हैं कि जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं सर्वेइंग में, उसके बारे में वहाँ पे बताया जाता है, ठीक है। उसके बाद कुछ सर्वेइंग के मेथड्स भी वहाँ पे बताए जाते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग के बारे में डिस्कशन होता है, ठीक है। कंटूर क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कशन होता है, कंटूर मैप कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। वहाँ आप बेसिक सर्वे पे ही बात करेंगे तो वहाँ पे आपके चैन के बारे में बताया जाता है, इनकरेक्ट लेंथ के बारे में, ठीक है, कि अगर आपने चैन की इनकरेक्ट लेंथ मेजर की तो वहाँ से कैसे आपको उसको करेक्शन लगा के जो करेक्ट डिस्टेंस है वो कैसे बतानी है। सेम तरीके से हम बात करते हैं तो अपने पास क्या होता है, बिल्डिंग मटेरियल्स, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है। किसी भी आप ए या जे एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन करेंगे, तो जो बिल्डिंग मटेरियल सब्जेक्ट है वो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको बेसिक सिविल में देखने को मिलता है। उसके बाद फर्स्ट ईयर में ही बात करते हैं क्या, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का जो भी सिलेबस है, लाइक सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज सीजी एंड एमआई, वो आपको देखने को मिलता है कहाँ पे, गेट के सिलेबस में, ठीक है। सेम तरीके से वहां पे आपके लिए फ्रिक्शन का एक भी चैप्टर है, ठीक है, एक फ्रिक्शन का चैप्टर है, ठीक है, सीजी एंड एमआई है, ठीक है। तो ये सारे जो चीजें हैं, उसके अलावा आप मैकेनिक्स में ये भी देखते हैं कि आपको बेसिक जो
क्या सपोर्ट रिएक्शन निकालना सिखाई जाती है, टाइप ऑफ सपोर्ट बताया जाता है। ठीक है, वहां से आप प्रॉपर सपोर्ट रिएक्शन निकालते हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिएक्शन निकालते हैं। वहां पे आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप ये सीखते हैं कि कहीं पे भी मूवमेंट हमें कैसे निकालना है, लाइक बेंडिंग मूवमेंट एंड शियर फोर्स डायग्राम। और मैकेनिक्स के अंदर ही इंक्लूडेड है क्या, एसएफडी एंड बीएमडी। तो आप यहाँ वहां पे ये भी सीखते हैं कि हम शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनाते हैं। ठीक है, और सिमिलरली और आगे थोड़ा सा बढ़े तो आप टाइप ऑफ सपोर्ट में देखते हैं कि फिक्स सपोर्ट में कितनी रिएक्शन होती है, हिंज में कितनी होती है, रोलर में कितनी होती है, हमें कहीं पे मोमेंट निकालना है तो कैसे निकालते हैं। कोई भी सेक्शन दिया हुआ, आई सेक्शन दिया, एल सेक्शन दिया है, ठीक है ना, तो उसमें एच सेक्शन दिया है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। वहां पे आप थ्योरम्स पढ़ते हैं, सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया एंड मोमेंट ऑफ एरिया, ये सारी थ्योरम आप वहां पे पढ़ते हैं। तो कहने का मतलब मेरा इस पॉइंट से ये है कि आप फर्स्ट ईयर से ही प्रॉपर अगर आप ध्यान दें तो आपकी तैयारी फर्स्ट ईयर से स्टार्ट होने लगती है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं हमारे गेट के लिए जो ज्यादा पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट डिस्कस करने का मेन पर्पज यही है कि इंपॉर्टेंट से आपको समझ में आएगा कि अभी आपके कॉलेज ड्यूरेशन के टाइम भी आप अगर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स पे ध्यान देते हैं तो वो इजियर हो जाएगा आपके लिए आगे तैयारी करना और गेट में बैठना। अगर आप ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स में ध्यान देते हैं तो जनरली 65% मार्क्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर हम मैथ की बात करते हैं तो इंजीनियरिंग मैथ आपको फर्स्ट ईयर में ही मैथ के 2 पार्ट आपके लग जाते हैं, इंजीनियरिंग मैथ 1 एंड इंजीनियरिंग मैथ 2, जिसमें कि M1 में जो मेन पार्ट होता है मैट्रिक्स का, उसका गेट में भी एक अच्छा खासा वेटेज होता है जब हम बात करते हैं मैट्रिक्स की। ठीक है, सेम तरीके से आप जनरल एप्टीट्यूड वाला सेक्शन बात करेंगे तो वो अगर आप वो रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो वो जनरल एप्टीट्यूड का सेक्शन भी आपसे बनता है। सेम तरीके से जनरल एप्टीट्यूड में जो इंग्लिश के जो 4-5 क्वेश्चंस होते हैं उनको भी आप प्रॉपर तरीके से एक कंप्रिहेंसिव तरीके से कंप्रिहेंशन पढ़ पढ़ के आप क्या कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं आज के जो अपना वीडियो है उस पे कि जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। तो अभी हम बात करेंगे रिसेंट जो गेट 2025 पे जो पूछे गए हैं इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स एज पर देयर वेटेज। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि जो सिविल इंजीनियरिंग में अपने जो सब्जेक्ट वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कितने मार्क्स का आया था, 12 मार्क्स का आया था। तो ये जो मैथ एंड एफटी ये तो सेक्शन क्या होता है, थोड़ा सा डिसाइडेड होता है कि 12 to 15 मार्क्स का आएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कितने मार्क्स का है, 12 मार्क्स का। ठीक है, इसके अलावा जो जनरल एप्टीट्यूड का सेक्शन 15 मार्क्स का ये अलग ही होता है। ठीक है, जो जनरल एप्टीट्यूड का सेक्शन है वो 15 मार्क्स का वो थोड़ा सा अलग ही होता है। ठीक है, और ये जो इंजीनियरिंग मैथ वाला पार्ट है वो टेक्निकल के साथ इंक्लूड होता है। क्या होता है, टेक्निकल के साथ इंक्लूड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों में भी क्या होता है, 1 मार्क्स क्वेश्चन भी होते हैं और 2 मार्क्स क्वेश्चन भी होते हैं। और आप अभी देखने को पा रहे होंगे कि जब क्वेश्चन के जो लेवल बढ़ाने के लिए, लेवल ऑफ क्वेश्चन बढ़ाने के लिए यहाँ पे आपको मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन की जो क्वांटिटी है वो आपको ज्यादा देखने को मिल रही है। क्या मिल रही है, जो मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन वो आपको मैथ्स में भी देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो आपको उसी तरीके से मैथ को भी जब प्रैक्टिस करें आप कॉलेज के टाइम पे M1 पढ़े, M2 पढ़े या M3 पढ़े, तो आप उसी तरीके से अपना जो लेवल है अपना इंक्रीज करते रहें। ठीक है, तो अपना पहला सब्जेक्ट क्या हो गया, मैथमेटिक्स 12 मार्क्स का। ठीक है, और जनरल एप्टीट्यूड 15 मार्क्स का। उसके बाद जब हम सिविल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे अपना सॉइल मैकेनिक्स दैट इज जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। ठीक है, ये सबसे ज्यादा हाई वेटेज क्या है, ये क्या है, गेट के फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं। अगर आप बात करते हैं गेट के फेवरेट जो मैक्सिमम वाले हैं तो आप बोल सकते हैं सॉइल मैकेनिक्स दैट इज जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, जियो टेक्निकल एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, ये क्या है, हाई वेटेज सब्जेक्ट है। ठीक है, अभी हम और भी आगे देखेंगे कौन कौन से हाई वेटेज। तो अगर हम बात करते हैं किसकी, इन्वायरमेंटल की, तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग आपको देखने को मिली थी 11 मार्क्स की। कितने की, 11 मार्क्स की आई थी। ठीक है, जो कि एक अच्छा खासा वेटेज है। अगर आप बात करते हैं, अगर इन दोनों को आप हटा दें तो जनरली आपके पास अगर आप 100 मार्क्स की बात करेंगे तो ये 15 प्लस 12 कितना हो गया, 27 हो गया। तो इस 27 को आप हटा देंगे तो यहाँ पे आपको लगभग 73 मार्क्स देखने को मिलते हैं। इस 73 मार्क्स में अगर आपको एक सब्जेक्ट 11 मार्क्स का आ रहा तो हाई वेटेज ही है।
अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट जो हमने बात की थी किसकी, जियोटेक की। तो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग कितने की आ रही है, 13 मार्क्स की। कितने की आई थी, 13 मार्क्स की, जो कि एक अच्छा खासा वेटेज है। और जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में आपको एक बेहतर तरीके के क्वेश्चन, एक अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जिसमें कि न्यूमेरिकल्स की जो क्वांटिटी होती, जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनका हाई वेटेज होता है, न्यूमेरिकल्स अच्छे खासे आते हैं, जिसकी जो वेटेज होता है न्यूमेरिकल्स का एज कंपेयर टू थ्योरी क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, सेम तरीके से ट्रांसपोर्टेशन भी कितने मार्क्स की आई थी, 9 मार्क्स की आई थी, जो एक अच्छा खासा वेटेज है। ठीक है, तो और जियोमेट्रिक्स क्या अपना सर्वेइंग क्या है, जिसको क्या बोलते हैं हम, ये क्या है, सर्वेइंग। ठीक है, तो जो सर्वेइंग आया था, सर्वेइंग कितने मार्क्स की आई थी, सर्वेइंग आई थी अपने पास 6 मार्क्स की। ठीक है, जियो टेक्निकल में क्या क्या आ जाता है, जियो टेक्निकल में सॉरी ट्रांसपोर्टेशन में अपने पास क्या क्या आ जाता है, हाईवे इंजीनियरिंग, इसके अलावा रेलवे इंजीनियरिंग, यहां पे क्या क्या है, हाईवे, रेलवे एंड एयरपोर्ट इंजीनियरिंग, हाईवे, रेलवे एंड एयरपोर्ट इंजीनियरिंग, ये किसमें आ जाता है, पूरा ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में आपको ये तीनों चीजें देखने को मिलती हैं। जियो टेक्निकल कितने का, 13 मार्क्स का। उसके अलावा जब हम देखते हैं अपने पास क्या बचता है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल एनालिसिस। तो जो टॉस सब्जेक्ट्स होता है, जिसको आप अपने वहां पे कॉलेज में क्या बोलते हैं, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, टॉस। तो आप क्या पढ़ते हैं, 2 पार्ट में इसको पढ़ते हैं, टॉस 1 एंड टॉस 2। ठीक है, तो ये क्या अपने पास थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये जो आप बेस्ट बुक आप प्रेफर कर सकते हैं वहां पे अपने कॉलेज टाइम पे, वो कौन सी, अपनी रामामृतम। ठीक है, तो ये अपनी कौन सी है, रामामृतम जो बुक है, ये क्या अपनी बेस्ट बुक मानी जाती है, किसके लिए, स्ट्रक्चरल के लिए बेस्ट बुक मानी जाती है। तो स्ट्रक्चरल का अपना कितने का था, कितना वेटेज था, 6 मार्क्स का था। ठीक है, तो यहां से आप देख पा रहे हैं कि जो हैवी वेटेज क्या क्या है, इन्वायरमेंट है, उसके अलावा आपके पास ट्रांसपोर्टेशन भी है और जियोटेक भी है। उसके बाद आप जाएंगे तो स्ट्रक्चर एंड देन जियोमेट्रिक्स, दैट इज सर्वे। ठीक है, उसके बाद बाकी जो सब्जेक्ट देखते हैं, तो अपने पास जो सॉलिड मैकेनिक्स यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सोम, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कितने मार्क्स का था, 3 मार्क्स का था। उसके बाद जब हम बात करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स एंड ओसीएफ क्या है, ओपन चैनल फ्लो। ठीक है, और फ्लूइड मैकेनिक्स में अपने पास एक जो अपना एफएम है, उसमें क्या इंक्लूडेड होता है, उसमें इंक्लूडेड होता है क्या, हाइड्रोलिक मशीन भी इंक्लूडेड होता है। एफएम के अंदर ही क्या इंक्लूड होता है, हाइड्रोलिक मशीन। ठीक है, तो अगर हम बोलें कि फ्लूइड मैकेनिक्स प्लस हाइड्रोलिक मशीन प्लस ओपन चैनल फ्लो का वेटेज कितना था, 8 मार्क्स था। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि आरसीसी का वेटेज कितना था, 8 मार्क्स का। आरसीसी का कितना वेटेज था, 8 मार्क्स का। उसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड मैनेजमेंट। ठीक है, जो सीएमएम क्या है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड मैनेजमेंट। कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड मैनेजमेंट में क्या क्या होता है, जैसे कंस्ट्रक्शन मटेरियल की बात करते हैं, जैसे हमने बात की थी अभी कि जो फर्स्ट ईयर में ही आपको बेसिक सिविल लगते हैं, वहां पे आपको जो होता है कंस्ट्रक्शन मटेरियल की बात करते हैं, लाइक स्टोन हो गया, ब्रिक्स हो गया, सीमेंट हो गया, टिम्बर हो गया, पेंट्स हो गए, कंक्रीट हो गया, ठीक है, स्टील हो गया, ग्लास हो गए। तो ये सारे जितने भी मटेरियल हैं जिसको हम कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं, वो सारे क्या अपने कंस्ट्रक्शन मटेरियल हैं। अब मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं, तो आपने सब्जेक्ट पढ़ा होगा अपने इंजीनियरिंग में, क्या होता है, पर्ट एंड सीपीएम। तो ये क्या है, अपनी कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की क्या है, टेक्निक्स है, क्या है, प्रोजेक्ट इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक एंड क्रिटिकल पाथ मेथड। तो ये 2 चीजें आप पढ़ते हैं कहाँ पे, अपने इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स में। अगर आपके रेगुलर सब्जेक्ट्स में नहीं होगा तो आई होप आपके ये ऑप्शनल सब्जेक्ट में होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड मैनेजमेंट एंड आरसीसी कितने का आता है, 8 मार्क्स का आता है। क्यों, मैनेजमेंट में एक चीज यहाँ पे और आता है, कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी। क्या आता है, कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी भी आती है, उसी को इसमें इंक्लूड कर दिया। कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी में क्या क्या आता है, कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी में आपके जो भी कॉन्क्रीट है
उस कंक्रीट को बनाने की प्रोसेस से लेके, उसमें टेस्टिंग से लेके, और जो भी आईएस कोड के नॉर्म्स हैं, ठीक है, वो सारी चीजें किस में आती हैं, कंक्रीट टेक्नोलॉजी में आती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी। तो इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी का वेटेज कितना था, 5 मार्क्स था। ठीक है, जो कि एक अच्छा है वेटेज है। उसके बाद हम बात करते हैं स्टील स्ट्रक्चर का वेटेज कितना था, 3 मार्क्स का था। और इंजीनियरिंग मैकेनिक जिसकी बात की थी कितने का था, 1 मार्क्स का। तो ऐसे टोटल कितना हो जाता है, 100 मार्क्स का हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम जनरली बात करते हैं कि जैसे अभी बात की कि आपका पाथ क्या है, कि आपको गेट देना है या फिर कोई और एग्जाम भी देना हो सकता है, एई जेई देना हो सकता है। तो आज के हम वीडियो में केवल डिस्कस करेंगे गेट के लिए इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप किसी भी स्टेट का एई या एसएससी जेई या आरआरबी जेई या कोई भी जेई एग्जाम टारगेट कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जिनको आपको तैयार रखना है वो कौन कौन से हैं। तो अगर हम थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करें कि इसमें गेट और अपने एई और जेई में, तो अगर आप देखेंगे तो गेट में आपको न्यूमेरिकल वाले सब्जेक्ट्स, जो न्यूमेरिकल चीजें ज्यादा मिलेंगी। आपको कॉन्सेप्ट इतना क्लियर होना चाहिए कि न्यूमेरिकल कहीं से भी कुछ करके भी आ जाए, कुछ भी थोड़ा भी चीजें हो जाए, वो आपको क्लियर होनी चाहिए। मतलब गेट के लिए आप अगर कोई डेरिवेशन करते हैं, ठीक है, लाइक कोई भी आपने डेरिवेशन किया, ठीक है, मान लीजिए आपके पास क्या है, कोई भी सिलेंडर है जिसका डाया D1 से D2 चेंज हो रहा है, उसमें स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। ठीक है, उसमें क्या निकालना, चेंज इन लेंथ निकालना है। तो अगर आप बात करेंगे एई जेई लेवल की, तो डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला पूछेगा कि आप उसमें स्ट्रेस बता दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, PL अपान पाई/4 D1 D2 इंटू ई हो जाएगा। लेकिन गेट में क्या होता है कि आपके पास जो डेरिवेशन है, उस डेरिवेशन के अंदर वो क्या कर देगा, वैल्यू चेंज कर देगा। कोई भी चीज ऐसी डेरिवेशन के अंदर, कोई चीज वहां पे अंदर ही, क्योंकि जो हम क्या लेते हैं वहां पे एजम्पशंस लेते हैं, उस एजम्पशंस में मान लो हमने किसी चीज की वैल्यू 0.25 ली, उसने बोल दिया कि उसको हमने एज्यूम कर लिया 0.20। तो जैसे ही वो एज्यूम वैल्यू जो चेंज होगी, तो जो फाइनल जो अपना आंसर आ रहा, जो फाइनल रिलेशन आ रहा, वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे मतलब आपको डेरिवेशन, आपने कैसे डेरिवेशन किया, पूरी प्रोसेस आपको पता होनी चाहिए। उसी तरीके से, उसी से आप क्या कर पाएंगे कि जो नए क्वेश्चंस बनते हैं उनको आप प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि नए क्वेश्चंस ऐसे ही बनाए जाते हैं कि लाइक आपने सॉइल मैकेनिक्स में देखा, इंजीनियरिंग न्यूज रिकॉर्ड फॉर्मूला है, वहां पे WH/S+C। तो वहां पे मान लो हाई एच की वैल्यू चेंज कर दे, कोई भी चीज वैल्यू जो हमने 25 ली है उसको चेंज कर दे, ठीक है, तो उसके कारण जो प्रॉपर रिलेशन है वो चेंज हो जाए। तो कहने का मतलब, और जेई में आपको जो चीजें हैं वो कैसे मिलेंगी, थ्योरेटिकल देखने को मिलेगी। ठीक है, मतलब वो थ्योरी साइड ज्यादा होगा, मतलब वन लाइनर क्वेश्चन ज्यादा होंगे। कहने का मतलब उसने डायरेक्टली पूछ लिया कि सॉलिड स्लैब की थिकनेस कितनी होनी चाहिए, तो आपको डायरेक्ट कोड से पता होना चाहिए कि 125 mm होती है। ठीक है, उसने डायरेक्टली पूछ लिया कि जो अपना 2 वे स्लैब है उसके लिए जो रेशियो ऑफ द साइड क्या होना चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि <<2 होना चाहिए। तो ये सारी चीजें क्या है, जेई में डायरेक्टली है, तो आपको वो चीजें डायरेक्ट याद होनी चाहिए। ठीक है, और आपको जो टाइम भी दिया जाता है जेई वगैरह में, वो क्या होता है, कम होता है। लाइक अगर आपको एसएससी जेई की बात करेंगे तो 200 क्वेश्चन सीबीटी 1 में, और टाइम कितना दिया जाता है, 2 आवर, दैट इज 120 मिनट्स। तो आपको 120 मिनट्स में 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो आपको प्रॉपर एकदम दिमाग में वो सारी चीजें होनी चाहिए कि आपने क्वेश्चन पढ़ा और आंसर दिया। तो ऐसे क्वेश्चन कौन से होते हैं जो आप डायरेक्टली सॉल्व, तुरंत आप क्या कर सकते हैं, आपने क्वेश्चन पढ़ा और विद इन अ सेकंड आपका आंसर आ गया। मतलब आंसर इन द सेंस कि आपने क्वेश्चन पढ़ा कि सॉलिड स्लैब की थिकनेस इतनी होनी चाहिए, आपने दे दिया। क्वेश्चन में पूछ लिया कॉलम है, उसमें जो थिकनेस क्या, जो मैक्सिमम डाया बार का क्या होना चाहिए, आपने डायरेक्ट कैलकुलेट कर लिया T/8 से। तो ये सारी चीजें मतलब कोडल प्रोविजन हो गया। इसी तरीके से लाइम की, मतलब बिल्डिंग मटेरियल की बात कर लो, उसने बोल दिया लाइम का परसेंटेज हमने सीमेंट में बढ़ा दिया, उससे क्या होगा। ठीक है, और पेंट कोई भी ले लिया, उसमें कौन सा इमल्सन हम यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें क्या है, जेई में डायरेक्टली, और वहां पे थोड़ा सा क्या है, थ्योरी बेस्ड है। लेकिन अगर गेट की बात करेंगे तो गेट क्या है, कॉन्सेप्ट, आपके एक एक चीजें, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अगर आपने कोई भी डेरिवेशन किया है, कोई भी चीज वहां पे एज्यूम की है, तो वो कैसे एज्यूम की है, और उसको अगर चेंज करने से उस जो फाइनल रिजल्ट है, फाइनल रिलेशन, उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, अभी से चीजों को ध्यान देना है। अगर आप अभी से चीजों को ध्यान देंगे तो आपको जो आफ्टर द बीटेक आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, और हो सकता है
कि आप अगर अभी से तैयारी कर रहे हैं तो आप थर्ड ईयर में ही गेट अटेम्प्ट करें, जो कि अलाउड है, ठीक है। तो आप वहीं से अटेम्प्ट करके अपना लास्ट में आप अच्छी रैंक लाके और जो भी आप करना चाहते हैं, पीएसयू में जाना चाहते हैं, ठीक है, एमटेक करना चाहते हैं या कोई भी चीज, जैसे गेट के थ्रू भी बहुत सारी रिक्रूटमेंट होती है, ठीक है, स्टेट में भी होती है, ठीक है, और सेंट्रल में भी होती है, लाइक एनएचएआई में होती है, तो उससे भी आप डायरेक्टली वहां पे जा सकते हैं, ठीक है, एज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ठीक है। तो ये क्या है अपने इंपॉर्टेंट क्या थे, सब्जेक्ट थे। अब हम बात करेंगे कि इन सारे सब्जेक्ट्स में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी होते हैं जिनको कि हमें ज्यादा ध्यान देना होता है, ठीक है, जिनसे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, तो उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसके पहले अगर मैं बोलूं कि अगर आप गेट की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, तो गेट एकेडमी के पास आपके लिए क्या है, गेट का कोर्स अवेलेबल है, ठीक है। तो अगर आप गेट 2025 तो कंप्लीट हो चुका है, अगर आप गेट 2026 का कोर्स लेते हैं तो कितने पे अवेलेबल है, 4444 पे अवेलेबल है आपके लिए, और गेट 2027 का कोर्स 6666 पे अवेलेबल है, ठीक है। इसके साथ आपको क्या मिलता है, फ्री स्मार्ट कोर्स एंड डोपामाइन कोर्स विद गेट 2026 एंड 27 कोर्स। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है, गेट की जो भी आपके कॉन्सेप्ट हैं क्लियर करना चाहते हैं और रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहते हैं और अपने आप को एक स्टेप ऊपर रखना चाहते हैं, ठीक है, अपने कॉलेज के साथ साथ, तो आप गेट 2026 या गेट 2027 जिसको भी आप टारगेट कर रहे हैं उसके हिसाब से आप इनरोल कर सकते हैं। आपको वहां पे ऐप में क्या मिलेगा कि आपको फ्री कंटेंट मिलेंगे, उसको देख के आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कोर्स लेना है या नहीं लेना है, और उसके हिसाब से आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को एक अपर लेवल पे ले जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे कि आपको पता है कि आरआरबी जेई की वैकेंसी आई हुई है, और ये बहुत अच्छी बात है कि आरआरबी जेई जो है अब हर साल होने वाला, ठीक है। तो अगर आप कॉलेज में अभी हैं तो आप अभी से अगर आरआरबी जेई की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी कोर्स अवेलेबल है। तो कहने का मतलब कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्यों, क्योंकि पहले 2016 में हुआ था, आई थिंक 2015 या 16 में हुआ था अपना आरआरबी जेई, ठीक है, उसके बाद हुआ था 2019 में हुआ था, और अभी कब हुआ, 2025 में हो रहा, 2024-25 में हो रहा, ठीक है। लेकिन यहां पे आप देख रहे हैं कि 5 ईयर में 5 ईयर के ड्यूरेशन में क्या आती थी, वैकेंसी आती थी। लेकिन अभी रेलवे ने क्या बोला है कि अभी आरआरबी ने बोला है कि जो ये वैकेंसीज है वो क्या आएंगी, ईयरली बेसिस पे आएंगी। ईयरली कहने का मतलब कि हर साल एक प्रॉपर कैलेंडर बनेगा और आपको वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो अभी कॉलेज में है उनके लिए, तो ये डिप्लोमा और बीटेक दोनों के लिए है। तो आप क्या कर सकते हैं, अभी से फोकस कर सकते हैं और अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दें तो बेहतर होगा, क्योंकि अगर हर साल आपको चांस मिलता है तो दैट इज द गुड अपॉर्चुनिटी टू ग्रैब, ठीक है। तो अगर आप इसमें इनरोल करना चाहते हैं तो सीबीटी 1 का कोर्स 499 पे है, और सीबीटी 1+2 777 पे है, और सीबीटी 2 का कोर्स भी 499 पे है, ठीक है। सीबीटी 1 और सीबीटी 2 क्या है, इसमें सीबीटी 1 में पूरा नॉन टेक है और सीबीटी 2 में क्या है, अपना नॉन टेक प्लस टेक का पार्ट है, ठीक है। अगर आप बोलेंगे तो इस आरआरबी जेई में भी हम एक वीडियो बना लेंगे कि आरआरबी जेई में क्या पैटर्न है, क्या सिलेबस है और कैसे हमें तैयारी करनी है, ठीक है। तो चलिए हम डिस्कस कर रहे थे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की हम बात करेंगे, तो अगर आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की बात, सॉरी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बात करते हैं, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको देखने को मिलता है, लीनियर अलजेब्रा, ठीक है, कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स एंड न्यूमेरिकल मेथड्स, ये क्या है अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है किसके लिए, लाइक लीनियर अलजेब्रा हो गया, मैट्रिक्स हो गया, कैलकुलस हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया और न्यूमेरिकल मेथड्स, ये अपने क्या है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है किसके, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के, जो आप अभी से ध्यान देना स्टार्ट कर दें तो बेहतर होगा। अब इन्वायरमेंट में हम बात करते हैं तो पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, ये सबसे ज्यादा क्या है, वाइड है। इन्वायरमेंट में आप बात करेंगे तो जो वेस्ट वाटर एंड वाटर, ठीक है ना, इन्वायरमेंट में बात करेंगे कि जो वाटर अपना रॉ वाटर, ठीक है ना, रॉ वाटर, ठीक है ना, रॉ वाटर हो गया, और एक क्या होता है, वेस्ट वाटर होता है, दोनों का हमें क्या करना होता है, ट्रीटमेंट करना होता है, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा कि पूरी इसकी ट्रीटमेंट की क्या होती है, प्रोसेस होती है, ठीक है, लाइक प्लेन सेडिमेंटेशन होता है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको जो भी उसके पार्टिकल्स उसको रिमूव करते हैं, फिर सेडिमेंटेशन टैंक में लेके जाते हैं,
ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी सेडिमेंटेशन होता है, देन अपना क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस आप देख सकते हैं। सेम तरीके से वेस्ट वाटर में आप देखते होंगे, ठीक है, कि ये पूरी प्रोसेस होती है ट्रीटमेंट की, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है क्या है अपना एयर पॉल्यूशन। इससे भी अच्छा खासा क्वेश्चन आते हैं किसमें, गेट में, ठीक है। एयर पॉल्यूशन में आप देखेंगे तो जो क्वेश्चन आते हैं कि अपना प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट क्या है, सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट क्या है, उससे भी क्वेश्चन कई बार बनते हैं। उसके बाद जो एयर पॉल्यूशन में आप पढ़ते होंगे कि इन्वायरमेंटल लैप्स रेट, ठीक है, ईएलआर और एएलआर पढ़ते हैं, इन्वायरमेंटल लैप्स रेट एंड एडियाबैटिक लैप्स रेट, ठीक है। यहां से भी क्वेश्चंस बनते हैं। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू ईएलआर एंड एएलआर वहां पे क्या फॉर्म होता है अपना एक जो अपना प्लूम का बिहेवियर है वो फॉर्म होता है, ठीक है, कि प्लूम किस तरीके से बिहेव करेगा, ठीक है। वहां पे जो कंडीशन है कैसी बनेगी, ठीक है। आपने जैसे पढ़ा होगा लोफ्टिंग प्लूम हो गया, ठीक है ना, लोफ्टिंग हो गया, कोनिंग हो गया, ठीक है, न्यूट्रल हो गया। तो ये सारी चीजें क्या है आप यहाँ पे पढ़ते हैं, और उससे ईएलआर और एएलआर की जो रिलेशन है उससे आपको क्या पता चलता है कि इन्वायरमेंट का कंडीशन वहां पे क्या है, स्टेबल इन्वायरमेंट है, अनस्टेबल है, या फिर अपना न्यूट्रल इन्वायरमेंट है। नेक्स्ट जो है अपना इंपॉर्टेंट क्या है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। ये भी एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि थ्योरेटिकल बेस्ड है कि आप सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही ट्रेंडिंग है, क्योंकि अभी जो अपना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज चल रही है अपने डेली लाइफ में भी वो मेन क्या है, सॉलिड वेस्ट को मैनेज करना, जो कि बहुत ज्यादा ही यहाँ पे सॉलिड वेस्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्या है, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, ठीक है। इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट हम क्या देखते हैं कि कोई भी जैसे बिल्डिंग है या कुछ भी है, तो आजकल हम कहाँ जा रहे हैं, ग्रीन बिल्डिंग साइड की जा रहे हैं, जहां पे जिसका कि इन्वायरमेंटल इंपैक्ट कम है। तो कोई भी मटेरियल या कोई भी चीज हम यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले उसका हम क्या देखते हैं, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, ये भी एक अच्छा खासा वाइड क्या है अपना टॉपिक है जिसका अच्छा खासा वेटेज आता है। लाइक जैसे हम बात करते हैं रॉ वाटर में उसकी फिजिकल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स क्या है, ठीक है, केमिकल क्वालिटी क्या है, लाइक उसकी पीएच क्या है, ठीक है, उसमें कितना डिजॉल्व सॉलिड्स है, ठीक है। फिजिकल की बात करते हैं सस्पेंडेड सॉलिड कितना है, ठीक है, उसका बीओडी तो वेस्ट वाटर में आता है, ठीक है। तो वेस्ट वाटर का भी सेम तरीके से हम सारे स्टैंडर्ड्स देखते हैं, ठीक है। टर्बिडिटी आता है इसमें, ठीक है, हार्डनेस आता है, तो ये सारी चीजें हम चेक करते हैं। तो आप जैसे टर्बिडिटी कैसे निकालते हैं, कौन कौन से टर्बिडिटी के कॉजिंग कंपाउंड्स हैं, सेम तरीके से हार्डनेस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, टेम्परेरी हार्डनेस कैसे रिमूव करते हैं, परमानेंट हार्डनेस कैसे रिमूव करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है कहाँ पे, वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड में। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड, इसमें आपको वर्बल एबिलिटी दैट इज वोकेबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस कंप्लीशन, ये आपको कहाँ देखने को मिलती है, वर्बल पे, दैट इज इंग्लिश पे। नेक्स्ट है अपना न्यूमेरिकल एबिलिटी दैट इज न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन और डेटा इंटरप्रिटेशन। ये डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आने लगे हैं अभी के टाइम पे, तो आपको डेटा इंटरप्रिटेशन जहां से भी मिले आपको प्रॉपर तरीके से उसको समझना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने पास क्या है, स्ट्रक्चरल एनालिसिस। तो जो स्ट्रक्चरल एनालिसिस के जो अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं लाइक ट्रस्ट, तो ट्रस्ट में क्या देखना है मेन हमें कि ट्रस्ट में जो मेंबर है उसके मेंबर फोर्सेस कैसे निकालने हैं, वहां पे हमें जीरो मेंबर फोर्सेस कैलकुलेट करना है। ट्रस्ट के कौन कौन से टाइप्स हैं, ठीक है, लाइक अपने पास जो मेंबर फोर्सेस निकालने के मेथड होते हैं, मेथड ऑफ जॉइंट्स और मेथड ऑफ सेक्शंस, उनको सही तरीके से पढ़ना है। उसके बाद हम बात करते हैं बीम्स एंड फ्रेम्स पे। तो बीम पे जैसे कि हम बात करते हैं अपने पास बेंडिंग मूवमेंट निकालने के बहुत सारे मेथड है, फ्रेम्स के भी बहुत सारे मेथड है, लाइक अपने पास फोर्स मेथड है और फ्लेक्सिबिलिटी मेथड भी है, डिस्प्लेसमेंट मेथड है और फोर्स मेथड भी है, ठीक है। मैट्रिक्स मेथड भी उसी में आ जाते हैं, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट में, दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स एंड डिस्प्लेसमेंट मैट्रिक्स। सेम तरीके से मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, स्लोप डिफ्लेक्शन, कानीज मेथड, ये सारे मेथड है। नेक्स्ट क्या, थ्योरम ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस। स्ट्रक्चरल एनालिसिस में जो भी थ्योरम्स होती हैं, ठीक है ना, थ्योरम ऑफ थ्री मूवमेंट या फिर जो थ्योरम बनाते हैं क्या, सुपरपोजिशन थ्योरम के क्वेश्चन आपको यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलते हैं कि सुपरपोजिशन थ्योरम से आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, वहां पे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है आईएलडी दैट इज इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। तो इन्फ्लुएंस लाइन पे भी आप क्या है, आपके पास क्या है, आपके पास जो थ्योरम होती है उसको आप लगा के डायरेक्टली आईएलडी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम एंड फ्रेम। ये आपके डिफरेंट मेथड होते हैं डिफ्लेक्शन निकालने के, ठीक है, जो कि आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पे भी पढ़ते हैं, ठीक है, मोमेंट एरिया मेथड और जो भी बाकी मेथड है, ठीक है, एम अपन ईआई डायग्राम बना के आप क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या निकालते हैं, डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है किसके, स्ट्रक्चरल एनालिसिस के अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सेम तरीके से जो अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्या है, जियोटेक, ये अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमेशा इसका हैवी वेट
मतलब हैवी वेटेज आपको देखने को मिलता है। सबसे मैक्सिमम वेटेज किसका होता है? जियोटेक का। तो पहला पार्ट है सॉइल मैकेनिक्स। सॉइल मैकेनिक्स में आपको सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी फॉर दी सॉइल मैकेनिक्स, जो जो लाइक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल हो गया, अर्थ प्रेशर थ्योरीज हो गया, शियर स्ट्रेंथ हो गया, फाउंडेशन इंजीनियरिंग हो गई और कंसोलिडेशन हो गया। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में आप फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं सॉइल की, ठीक है। सॉइल मैकेनिक्स में ये होता है कि सॉइल कैसे फॉर्म हुई, उसके कौन कौन से इंग्रेडिएंट है, ठीक है, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, ये सारी चीजें आपको सॉइल में देखने को मिलती है। अर्थ प्रेशर में आप देखते हैं कि एक्टिव अर्थ प्रेशर एंड पैसिव अर्थ प्रेशर होता है, उसमें आपको डिफरेंट थ्योरीज देखने को मिलती है, ठीक है। थ्योरीज ऑफ फेलियर देखने को मिलती है, लाइक फेलियर ऑफ स्लोप आपने को देखने को मिलता है, ठीक है। सेम तरीके से शियर स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो अपने पास सॉइल होती है, उसमें शियर स्ट्रेंथ हम कैसे निकालते हैं, शियर स्ट्रेंथ क्या होती है, स्ट्रेस एट फेलियर, वो हम कैसे निकालते हैं, उसके भी डिफरेंट मेथड है, उसकी भी डिफरेंट कंडीशन आपने पढ़ी होगी कि अनकंसोलिडेटेड है या कंसोलिडेटेड है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी। फिर आप फाउंडेशन में जाते हैं तो फाउंडेशन में भी आपको क्या निकालना होता है कि फाउंडेशन में सैलो है, डीप है, उसको डिफाइन करना। सैलो फाउंडेशन में वाटर लेवल कहाँ पे है, उसके हिसाब से वहां पे स्ट्रेंथ निकालना। तो ये सारी चीजें आप कहाँ पे देखते हैं? जियोटेक पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी? ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की। तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में जो पहला चीज है क्या है? हाईवे प्लानिंग। आपने हाईवे प्लानिंग पढ़ी होगी, ठीक है, कि हाईवे प्लानिंग कैसे कैसे हुआ, कि सबसे पहले रोमन डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, फिर ट्रिसाग्यूट हुआ, फिर टेलफोर्ड हो गया, ठीक, फिर मैकेडम आया। तो ये क्या है? हाईवे प्लानिंग का अपना हिस्ट्री है कि हाईवे प्लान कैसे कैसे हुआ। उसके बाद आपने देखा होगा कि आईआरसी बना, ठीक है, फिर सीआरआरआई बना, ठीक है, उसके बाद बहुत सारी चीजें आगे हुई, हाईवे एक्ट आया। तो ये सारी चीजें किस में आ जाएंगी? हाईवे प्लानिंग में आ जाएंगी। उसके बाद हम बात करते हैं जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे। तो जियोमेट्रिक डिजाइन में आप सारी चीजें आपकी आ जाएंगी, ठीक है, लाइक सुपर एलिवेशन, कैम्बर, ठीक है, एसएसडी दैट इज स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ओएसडी, ठीक है ना। उसके बाद आप बात करते हैं आईएसडी, ठीक है। तो ये सारी सेटबैक डिस्टेंस, ठीक है, ये कर्व्स, ये सारी चीजें कहाँ पे आ जाएंगी? ज्योमेट्रिक डिजाइन में। आपके हॉरिजॉन्टल कर्व हो या वर्टिकल कर्व हो, सारे कहाँ पे आ जाएंगे? ज्योमेट्रिक डिजाइन पे आ जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रैफिक इंजीनियरिंग की। तो ट्रैफिक इंजीनियरिंग में जितने भी ट्रैफिक की चीजें हैं वो सारी कहाँ पे आएंगी? ट्रैफिक इंजीनियरिंग पे आ जाएंगी। लाइक ट्रैफिक वॉल्यूम कैलकुलेट करना, ट्रैफिक डेंसिटी कैलकुलेट करना, उनके बीच में रिलेशन बताना, उनकी जो थ्योरीज है उसके हिसाब से वो सारी चीजें बनाना। और ट्रैफिक में मेन होता है सिग्नल डिजाइनिंग का, ठीक, वेबस्टर मेथड आप पढ़ेंगे वहां पे। तो वेबस्टर मेथड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड फॉर द सिग्नलिंग, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं पेमेंट मटेरियल्स की। तो पेमेंट के लिए कौन कौन से मटेरियल यूज करते हैं? लाइक अपने पास पेमेंट है, फ्लेक्सिबल पेमेंट है और रिजिड पेमेंट है। तो उन सभी पे हम कैसे कैसे क्या करते हैं? उसको बनाते हैं। फिर पेमेंट डिजाइन में हम क्या करते हैं कि जो अपनी पेमेंट हम बनाने वाले हैं, डिजाइन करने वाले हैं, उसको हम कैसे डिजाइन करेंगे, ठीक है, फ्लेक्सिबल पेमेंट को कैसे डिजाइन करेंगे और रिजिड पेमेंट को कैसे डिजाइन करेंगे, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं जियोमेट्रिक्स। जियोमेट्रिक्स क्या है? हम सर्वेइंग बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिक्स ऑफ सर्वेइंग, ठीक है, कि सर्वेइंग कौन कौन सी होती है, सर्वेइंग के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम बात करते हैं सर्वेइंग का प्रिंसिपल क्या है। फिर हम बात करते हैं लेवलिंग पे। लेवलिंग क्या है? वर्टिकल मेजरमेंट ऑफ द पॉइंट, उसको क्या बोलते हैं? लेवलिंग। फिर अभी हमने बात की थी कंटूरिंग। कंटूर क्या होते हैं? द पॉइंट्स ऑफ द इक्वल एलिवेशन, उनको जो लाइन जोड़ती है उनको कंटूरिंग बोलते हैं। तो कंटूरिंग में आप देखेंगे कंटूर के प्रॉपर्टीज, कंटूर मैप की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, और कंटूर लाइन कैसी बनाई जाती है। फिर आता है थियोडोलाइट ट्रैवर्सिंग। तो थियोडोलाइट इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे आप वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो भी मेजर कर रहे हैं एंगल, वो कैसे मेजर करेंगे। मॉडर्न सर्वेइंग टेक्निक्स कौन कौन सी है? लाइक कंपास हम यूज करते हैं। और फोटोग्रामेट्री से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है कि फोटोग्रामेट्रिक्स में जनरली जो आपकी हाइट ऑफ फ्लाइंग है, ठीक है, हाइट ऑफ कोई भी वो आपका प्लेस है जिसकी आप फोटोग्रामेट्रिक कर रहे हैं, ठीक है, आप देखते हैं कि मैप बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कुछ कवर होता है। तो ये सारी चीजें को क्वेश्चन आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? फोटोग्रामेट्री पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉलिड मैकेनिक्स, दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो इसमें जो मेजर पॉइंट है क्या? स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन में आप देखते हैं कि आप पढ़ते हैं पहले प्लेन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, फिर पढ़ते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो प्लेन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में भी आप देखते हैं कि कोई भी इंक्लाइंड प्लेन है तो उसमें आपको स्ट्रेस कैसे ट्रांसफर करना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ठीक है। स्ट्रेस ट्रांसफर करके आपको शियर स्ट्रेस कैसे निकालनी वहां पे और नॉर्मल स्ट्रेस कैसे निकालनी, कोई भी इंक्लाइंड प्लेन है जो भी आपका क्या दिया हुआ, स्ट्रेस ब्लॉक दिया हुआ। उसके बाद क्या है? शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये भी क्या इंपॉर्टेंट है कि आपको एसएफडी एंड बीएमडी कैसे बनाना है। आपको डिफरेंट बीम्स का एसएफडी और बीएमडी फॉर द डिफरेंट फोर्सेस आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? थ्योरीज ऑफ फेलियर है, ठीक है। ये थ्योरीज ऑफ फेलियर जो भी 4-5 होती हैं, लाइक नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी, प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, शियर स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, ये सारी थ्योरी आपको पता होनी चाहिए कि क्या क्या थ्योरी है और कैसे हम वहां पे कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है टॉर्सन इन शाफ्ट।
ठीक है, आपके पास सर्कुलर शाफ्ट है, उसमें टॉर्क लग रहा है, तो कैसे वहां पे आप टाउ मैक्स निकाल लेंगे, ठीक है, टॉर्क क्या क्या इफेक्ट वहां पे डालेगा, वो सारी चीजें इसमें है। फिर आता है मोहर सर्कल, आपको मोहर सर्कल का डाया कैसे निकालते हैं, मोहर सर्कल का सेंटर कैसे निकालते हैं, मोहर सर्कल हम अप्लाई कैसे करते हैं, अगर आपके पास प्लेन कंडीशन दी तो वहां पे मोहर सर्कल हम कैसे अप्लाई करेंगे, ये सारी चीजें किसमें आती हैं, सॉलिड मैकेनिक्स। नेक्स्ट जो अपना है क्या है, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड ओपन चैनल फ्लो। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में पहली चीज क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड है, ठीक है, कि फ्लूइड की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, डायनेमिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ठीक है, उसका क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन, तो ये सारी प्रॉपर्टीज क्या है उनको डिफाइन करना, ठीक है, उसके बाद फ्लो के टाइप्स देखना कौन कौन से, वो सारी चीजें कहाँ पे आएंगी, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड पे, कि लैमिनार फ्लो है, टर्बुलेंट फ्लो है। फिर हम बात करते हैं फ्लूइड काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स की, यहाँ पे हमने प्रॉपर्टीज पढ़ ली, यहाँ पे काइनेमेटिक्स में कि फ्लूइड को क्या है, फ्लूइड स्टैटिक पहले रुका हुआ है, फिर फ्लूइड काइनेमेटिक्स मतलब फ्लो हो रहा, बट उसके पीछे जो फोर्सेस लग रहे हैं उसके बारे में स्टडी ना करते हुए हम केवल देखते हैं कि उसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं, फ्लूइड डायनेमिक्स में जो भी उसके पीछे फोर्स है उसको भी कंसीडर करते हैं। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या है, बॉन्डी लेयर थ्योरी, ठीक है, बॉन्डी लेयर थ्योरी की बॉन्डी लेयर फॉर्मेशन कैसे होता है, लैमिनार बॉन्डी लेयर क्या है, टर्बुलेंट बॉन्डी लेयर क्या है, उसकी जो बॉन्डी लेयर की थिकनेस कैसे वेरी करती है, ठीक है, आपकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी कैसे रिलेशन उन सारी चीजों का, ये यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट अपने पास ओपन चैनल फ्लो, जो कि एक छोटा सा टॉपिक है बट एक अच्छा खासा वेटेज रखता है, हर साल गेट में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद आपका हाइड्रोलिक जंप, हाइड्रोलिक जंप भी आपको देखने को मिलता है कहाँ पे, ओपन चैनल फ्लो में ही, ठीक है, हाइड्रोलिक जंप हो गया या सेपरेशन विड्थ हो गई, ठीक है ना, तो या मिनिमम विड्थ हो गई, ये सारी चीजें आपको कहाँ देखने को मिलती हैं, ओपन चैनल फ्लो में। नेक्स्ट अपने पास कंक्रीट मटेरियल एंड आरसीसी, ठीक है, तो यहाँ पे आपको पहले डिस्कस किया हमने, क्या मिलेगा, प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट, ठीक है, मिक्स डिजाइन, डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर, इसमें आपको लिमिट स्टेट डिजाइन फॉर बीम, स्लैब, कॉलम, उसके बाद नेटवर्क एनालिसिस और इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स, ये आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कंक्रीट का पार्ट हो गया कि प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट क्या क्या है। उसके अलावा जो मिक्स डिजाइन हम करते हैं लाइक M20 M25, ये कैसे बनाते हैं, डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर्स, ठीक है, स्ट्रक्चर को जो हम डिजाइन करते हैं कैसे करते हैं, लाइक सिंगली रिइंफोर्स बीम, डबली रिइंफोर्स बीम, ये कैसे बनाते हैं, लिमिट स्टेट डिजाइन ऑफ बीम, स्लैब और कॉलम, ये हमें देखना है। उसके बाद बात की थी हमने किसकी, मैनेजमेंट की, उसमें क्या, नेटवर्क एनालिसिस, स्टार्टिंग में हमने बात की थी पार्ट एंड सीपीएम, वही क्या अपना नेटवर्क एनालिसिस, उसमें बार चार्ट, गैंट चार्ट, ये भी आप देखते हैं। इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स आप उसी पार्ट और सीपीएम के लास्ट में पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स क्या है, उस पर कैसे हम क्या कर सकते हैं, कम चीजें जो भी आपका रेट है वो कैसे कम कर सकते हैं, जो भी एक्स्ट्रा चीजें हैं वो कैसे कम कर सकते हैं, और एक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। नेक्स्ट अपना क्या है, इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी। जब हम इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको जो हाइड्रोलॉजी में पहला चीज देखने को मिलता है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की, साइकिल क्या होती है, सबसे पहले इवेपोरेशन हुआ, फिर वहां पे कंडेंसेशन होगा, फिर नीचे आएगा, फिर एक साइकिल होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। वेल हाइड्रोलिक्स, इसमें आपने पढ़ा होगा, वेल हाइड्रोलिक्स में थीम्स थ्योरी एंड डिपुट्स थ्योरी, ठीक है, तो इसमें जैसे हम क्या निकालते हैं, डिस्चार्ज निकालते हैं, किसका, वेल का निकालते हैं। सेम तरीके से आप इन्फिल्ट्रेशन पढ़ते हैं, ठीक है, इन्फिल्ट्रेशन आपको कहाँ देखने को मिलता है, हाइड्रोलॉजी में मिलता है, ठीक है, उसमें भी क्या है, डिफरेंट एक्विफर्स होते हैं, उनके बारे में आप पढ़ते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं इरिगेशन टेक्निक्स की, कि आप इरिगेशन में जब हम बात करते हैं तो इरिगेशन करने की डिफरेंट टेक्निक्स क्या है, या फिर इरिगेशन के डिफरेंट मेथड क्या है, लाइक फुल फ्लडिंग मेथड है, ठीक है, और लेवीज मेथड है, तो ये सारे मेथड आपको, ड्रिप इरिगेशन मेथड है, ठीक है, तो ये सारे मेथड, स्प्रिंकलर मेथड है, तो ये सब आपको प्रॉपर उनके क्या पता होने चाहिए कि कैसे अप्लाई करते हैं और उसके क्या बेनिफिट है और क्या क्या है उसके नुकसान है। फिर क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट्स की बात आती है कि आपके पास क्रॉप है तो उसमें आपको निकालना होता है कि उसको कितनी डेप्थ चाहिए, ठीक है, वाटर डिमांड क्या है, वहां पे डेल्टा, यानी डेल्टा क्या होता है कि डेल्टा रिक्वायरमेंट कितनी है, टोटल डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड क्या है, उसकी ड्यूटी क्या है वाटर की, ठीक है, आप कैनाल सिस्टम पढ़ते हैं, उसमें क्या पूरा ड्यूटी क्या है उसकी, ठीक है, कोई भी आपको क्या दे दिया जाएगा कि कोई भी आपने फसल लगाई, उसमें आपको बोल दिया जाएगा कि टोटल अमाउंट ऑफ वाटर क्या मिलेगा, जो आप पढ़ते हैं बेस पीरियड हो गया, डेल्टा हो गया, इन सेंटीमीटर या mm पे हो गया, ड्यूटी हो गई, ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको वहां पे देखने को मिलती है, लाइक कोर पीरियड हो गया, कोर डेप्थ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लड एस्टिमेशन की, तो फ्लड एस्टिमेशन के लिए भी आपके पास डिफरेंट मेथड है, ठीक है, उससे आप क्या कर सकते हैं, फ्लड एस्टिमेट कर सकते हैं, ठीक है, और साथ में आपके पास रिवर ट्रेनिंग वर्क भी यहाँ पे इंक्लूडेड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टील स्ट्रक्चर की, तो जो स्टील स्ट्रक्चर है इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या है अपने पास, डिजाइन ऑफ टेंशन एंड कंप्रेशन मेंबर, कनेक्शन, बीम,
कॉलम बेसिस एंड प्लास्टिक एनालिसिस। तो यहाँ पे जब आप बात करते हैं कि जो टेंशन और कंप्रेशन मेंबर का डिजाइनिंग, ठीक है, उसके बाद कनेक्शन कौन कौन से होते हैं अपने पास, ठीक है, लाइक हमने बोल्टेड कनेक्शन पढ़ा है, हमने वेल्डेड कनेक्शन पढ़ा है, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट क्या है, लैप ज्वाइंट क्या है, ठीक है ना, वेल्डेड ज्वाइंट क्या है, ठीक है, लैप लेंथ हम कैसे निकालते हैं। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखने को पाते हैं कि डिफरेंट कनेक्शन में हम जो स्ट्रेंथ ऑफ जो भी कनेक्शन है उसकी कैसे निकालते हैं, ठीक है। सेम तरीके से कॉलम बेसिस क्या क्या है, और एक जो इंपॉर्टेंट निकल के आता है प्लास्टिक एनालिसिस, क्या निकल के आता है, प्लास्टिक एनालिसिस निकल के आता है, जिसमें कि आप क्या निकालते हैं कि जो मैक्सिमम लोड हो कितना बियर कर पाएगा अगर कोई प्लास्टिक स्ट्रक्चर है तो। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आपको पहली चीज देखने को मिलती है इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स, फ्रिक्शन, काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स, वर्क एंड एनर्जी, इंपल्स एंड मोमेंटम, जो कि हमने स्टार्टिंग में ही बात की थी। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ साथ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। तो आप आज से ही इन सारे टॉपिक्स पे जब भी आपके सिलेबस में ये टॉपिक्स देखने को मिले, जैसे आप फर्स्ट ईयर में तो आपको मैकेनिक्स मिलेगा, सेकंड ईयर में तो आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मिलेगा, ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स मिलेगा आपको सेकंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर में। सिमिलरली जो आपका थर्ड ईयर है उसमें आपको मिलेगा आरसीसी 1 मिलेगा, ठीक है, स्टील मिलेगा, और थर्ड ईयर में ही आपको इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आप उसमें जाएंगे सेमेस्टर में तो आपको स्टील मिलेगा। तो उसके हिसाब से जो भी सब्जेक्ट्स आपके सामने आते जा रहे हैं, तो इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अपने दिमाग में रखते हुए आप उसको तैयार करते रहें अभी से, जिससे कि आपको आसानी होगी, ठीक है। तो इसी के साथ अगर आप आरआरबी जेईई एसएससी जेईई का कोर्स लेना चाहते हैं तो आपको 777 पे अवेलेबल है। अगर आप कॉलेज में हैं और आपको कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग की जरूरत है तो भी यहाँ पे अवेलेबल है। ऑल स्टेट एजेई का कोर्स भी अवेलेबल है, ठीक है, ईएससी नॉन टेक का भी है, गेट के भी सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ले सकते हैं। सेम तरीके से अगर आप गेट सिविल की पीवाईक्यू अपने इसी तैयारी के दौरान क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, क्यों, क्योंकि अगर आप कोई चीज पढ़ रहे हैं लेकिन जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जिस लेवल के क्वेश्चन वहां पे पूछे जाते हैं, तो आपकी तैयारी उस लेवल की नहीं हो पाएगी। हो सकता है आपने थ्योरी पढ़ी और आपको लगा कि ये बन जाएगा, लेकिन जब तक आप उस लेवल के क्वेश्चन नहीं लगाएंगे तो आपको वो चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो अगर आप क्या चाहते हैं कि गेट की सिविल की पीवाईक्यू बुक लेना चाहते हैं तो आपको ये कहाँ पे मिल जाएगी, गूगल ई बुक्स में मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप परचेज कर सकते हैं ओनली एट 222 पे। सिमिलरली दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए भी वॉल्यूम 2 है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स अपने पास क्या है, ज्यादा है। तो ऐसे और सेम तरीके से अगर आप केवल जनरल एप्टीट्यूड के लिए लेना चाहते हैं, ठीक है, जो कि अपना क्या था, न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी एंड एप्टीट्यूड, इसके लिए आप बुक लेना चाहते हैं तो वो भी अलग से आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। तो ये था आज का अपना सेशन, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। सो ओके, थैंक यू सो मच एंड गुड लक।